नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ बागपत से सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी मौजूद हैं। देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन शुरू होते ही तुरंत कार्यवाही स्थगित हो जाती है। आज चौथा दिन था और देखिए, आज भी वही काम हुआ। भारी हंगामे के बीच अब कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो सांसद जी, पहले तो ये बताइए कि ये क्या कुछ प्रोग्राम चल रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, क्या कुछ चल रहा है? ये संसद की कार्यवाही शुरुआत होते ही एकदम स्थगित करनी पड़ती है, क्या पूरा मामला है? देखिए संसद के शीतकालीन सत्र का शेड्यूल जारी हो गया। जब ऑल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई, सर्वदलीय जी। बैठक हुई, संसद के सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो संडे को, तो 24 तारीख को बैठे थे सब लोग। तो उसमें हमने सभी ने आग्रह किया था कि सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उसमें पूरे देश के संबंधित सारे विषय उसमें रखे जाते हैं और देश के डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में जो और योजनाएं हैं, जो और सारी परेशानियां, सारे विषय उसमें चर्चा की जाती है ताकि वो सब उनके समाधान खोजे जा सके, समाधान उसके हों संसद के माध्यम से और देश हमारा विकास की तरफ आगे बढ़े। जब सत्र शुरू हुआ तो पहले दिन से ही जो वहाँ का वातावरण है जी। अंदर का, तो विपक्ष का जो व्यवहार है, जो उसकी कार्यशैली है, वह मुझे ये समझ नहीं आया कि विपक्ष जिस तरह हंगामा कर रहा है और वो उसकी कार्रवाई नहीं चलने दे रहा, उसको बाधित कर रहा बार बार, और उसकी कार्रवाई को पूरा देश देख रहा, पूरी जनता देखती है। वो भरोसा करते हैं, जब चुनाव होते हैं, चुनाव में अपने प्रत्याशी को वोट देते हैं और चुनकर उनको सदन में भेजते हैं। तो ये उम्मीद उनसे करते हैं, उनसे आशा करते हैं कि सदन में जाएंगे, जब सदन का सत्र चलेगा तो जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं आम जनता से जुड़े हुए, हमारे सांसद उसमें जाकर उन पर चर्चा करेंगे और उनके समाधान के लिए संसद से काम कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन सदन का में जो जिस तरह गतिरोध बना हुआ है, ये बड़ा दुखद है। और क्यों कार्रवाई नहीं चलने दे रहे, जबकि स्पीकर साहब ने जी। बार बार ये आग्रह किया विपक्ष से, जो विपक्ष वेल में आकर हंगामा करता है और उसको बाधित करने का काम कर रहे हैं और वहाँ हंगामा कर रहे हैं, उसको नहीं चलने दे रहे सदन को। तो स्पीकर साहब ने कहा कि जो आपका विषय है, आप अपने विषय को रखो, मैं उसको आपको समय, उसके लिए पूरा पर्याप्त समय दूंगा। आप अपने विषय को रखो, विषय रखोगे तो उसका समाधान भी खोजा जाएगा। लेकिन विपक्ष कोई समस्या के मुद्दे पर न चर्चा में भाग लेना चाहता है, न चर्चा के लिए वो चाहता है कि हम उस पर चर्चा करें, कोई बात रखें। सिर्फ वो लोकसभा कार्रवाई को बाधित करके उसको, कार्रवाई को बंद करने पे ही अपना ज्यादा फोकस किए हुए है और यही दुर्भाग्यपूर्ण है। 4-5 दिन से हमारी संसद का काम चल रहा है, 4-5 दिन से ही वो 10 मिनट भी कार्रवाई उसकी नहीं चल पाती और वो स्थगित करनी पड़ रही है। स्पीकर साहब ने आज भी कहा कि आप वेल में ना आए, अपने सीट पर बैठ जाएं, जो आपके विषय हैं आप उनको दें, हम आपको समय देंगे, पर्याप्त समय देंगे, आप, हम चर्चा कराने को तैयार हैं। जो आपके विषय हैं आप उनको रखें, हम चर्चा कराने को तैयार हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण सत्र है, शीतकालीन सत्र है, इसमें जो और विषय हैं, सभी सांसदों के विषय हैं, जो देश के विकास के मुद्दे हैं और जो 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 योजना है सरकारी, जो उन पर काम होना है, आप उन पर चर्चा होने दें और सब उसमें सहयोग करें। लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ कि वो सिर्फ हंगामा करके बाधित करना चाहता है। इतना पैसा खर्च होता है सदन को चलाने में, जब एक बार सत्र चलता है, सदन चलता है, कार्रवाई चलती है, इतना पैसा खर्च होता है और कार्रवाई नहीं चल पा रही, सदन नहीं चल पा रहा, इतने पैसे का वो भी हो रहा है। ये सब इस पे विचार करना चाहिए। मेरे तो फिर भी आग्रह है, तमाम बहुत सीनियर सीनियर सदस्य हैं और जो जो सीनियर हैं, चाहे पक्ष में है विपक्ष वाले, सबका ये दायित्व बनता है कि सदन की कार्रवाई चलाएं, अपने विषय को रखें, चर्चा के माध्यम से विषय रखें और उनका समाधान सरकार खोजेगी, सरकार उस पर अपना काम करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। वो नहीं चाहते कि चर्चा करें, वो खुद चर्चा से भागना चाहते हैं, हंगामा करके सदन को स्थगित रखना चाहते हैं और अपनी उसको बनाने के लिए सदन ना चले और हंगामा करें, सदन बंद रहे, इसमें ही वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वो चर्चा से भाग रहे हैं, चर्चा से बचना चाह रहे हैं, वो चर्चा नहीं चाह रहे कि चर्चा करें। और सदन की कार्रवाई को पूरा देश जब देखता है तो वो यही कहते हैं कि हमें मौका नहीं दे रहे। जबकि उनको मौका देने के लिए आदरणीय स्पीकर साहब ने बार बार आग्रह किया विपक्ष से कि अपना विषय रखें, अपनी सीट पर बैठे, अपने बताएं, हम आपको समय देंगे, पर्याप्त समय देंगे। जो भी सदस्य सदन में अपने बात, अपने विषय को रखना चाहता है, हम समय देंगे। अब प्रश्न काल, हमारा शून्य काल, हमारा 377 सारे विषय पे जो सदस्यों के सवाल थे, वो सब हंगामे की भेंट चढ़ गए, कुछ नहीं। देखिए, संसद की कार्यवाही तो नहीं चल रही है सांसद जी, लेकिन मैं देख रहा हूं लगातार आप जो भी
मंत्रालय के मंत्री हैं, आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनसे बात करते हुए उनके समाधान की भी बात कर रहे हैं। आपने मुलाकात की राजीव रंजन सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी विभाग के। आपने मुलाकात की, देखिए, जो तोखन साहू जी हैं उनसे, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के माननीय मंत्री हैं, उनसे आपने बात की। और देखिए, मैं लंबी लिस्ट है ये, आप तो सबको जानते ही हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं। क्या कुछ आप बागपत के लिए सोच रहे हैं? क्या बागपत के क्षेत्र की जनता के विकास के लिए सोच रहे हैं? देखिएगा, जो वहाँ की बुनियादी समस्याएं हैं, जो वहाँ की दिक्कतें मेरे सामने आती हैं, मेरे संज्ञान में आती हैं, मैं उनके समाधान के लिए अब शीतकालीन सत्र चल रहा है और हम सदन के कार्रवाई में भाग लेने के लिए दिल्ली में आए हुए हैं। लेकिन जब सदन की कार्रवाई नहीं चलती, स्थगित रहती है, तो मैं अपने विषय को लेकर जो सामान्य मंत्री हैं संबंधित विभागों के, मैं सामान्य मंत्रियों से मुलाकात करता हूँ और उस विषय को लिखकर उनके सामने देता हूँ, उनको देता हूँ कि मेरे क्षेत्र के लिए ये दिक्कतें, इनका समाधान होना चाहिए। जी। जो योजनाएं हैं, जो पहले से योजनाओं के बारे में बताया गया कि स्वीकृत हैं और लेकिन कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रही, तो मैं उन सारी विषयों को लेकर जाता हूँ, सारी बातें रखता हूँ। अभी मैंने आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी से मैंने मुलाकात जी। की, जो शहरी विकास मंत्री हैं। तो मैंने उनसे भी मुलाकात की और मैंने उनसे एक आग्रह किया कि जब आप मुख्यमंत्री थे हरियाणा गवर्नमेंट के, तो हमारे उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ने वाला एक यमुना नदी पर एक पुल बनाया गया था, जो छपरौली के पास था। पुल बन गया और उसका वर्चुअल उद्घाटन भी आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने वर्चुअल किया था उसका। लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा में तो सड़क है उस पुल तक, और उस पुल से हरियाणा की सीमा में जो NH 01 को जोड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 01 को जोड़ता है समालखा के पास, वहाँ सड़क नहीं है, जिस कारण उसको उस पुल की उपयोगिता दोनों राज्य के आम आदमी को नहीं मिल पा रही, जिससे व्यावसायिक और दूसरे काम सफर कर रहे हैं और पुल की उपयोगिता नहीं, उस पर पैसा खर्च हुआ है। तो मैंने आग्रह उनसे किया कि हरियाणा की सीमा में जो सड़क नहीं है पुल की कनेक्टिविटी के लिए, NH 01 से और वहां तक समालखा से और पुल तक, उस पे उधर हरियाणा गवर्नमेंट अपने लोक निर्माण विभाग से सड़क बनाने का काम करा दे, ताकि दोनों प्रदेशों की जनता को जो उस सड़क से आने और जाने में और अपने व्यवसायिक काम करने में उसको उनका लाभ मिल सके। उनसे मैंने मुलाकात की है, मैंने राजीव रंजन जी से मैंने भेंट की है जी। और उनसे भी मैंने एक आग्रह किया है कि हमारे बागपत में अमूल डेयरी का प्लांट प्रस्तावित है और उसके लिए जमीन भी वहाँ उसने खरीदी है, उसका जमीन का अधिग्रहण करा, जमीन खरीद भी लिया, बेनामे उसके हो गए। लेकिन उस अमूल प्लांट के बनाने का अभी काम वहाँ पर शुरू नहीं हुआ और वो नज़र भी नहीं आ रहा कि कहीं ये काम कब शुरू करेंगे, कब नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि जो प्लांट वहाँ के लिए डेयरी प्लांट जो स्वीकृत हो गया और जिससे किसानों को, जो दूध उत्पादक किसान है हमारे, उनको लाभ मिलने वाला है, तो जो प्लांट स्वीकृत हो गया उसके लिए जमीन एक बार उन्होंने कर ली, जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया, जमीन के बेनामे हो गए हैं, तो उसके निर्माण करने में जानबूझकर क्यों विलंब किया जा रहा है? उससे पूरा हमारा जो जनपद है और जनपद का किसान है वो प्रभावित हो रहा है। और वो प्लांट बनेगा तो वहाँ का जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, उस नौजवान को रोजगार मिलेगा, किसान को अपना दूध सही कीमतों पर अमूल प्लांट तक बेचने का उसको उसका लाभ मिलेगा और उस दूध से हमारे पूरे देश में जहाँ दूध की कमी है, जो दूध का जहाँ आवश्यकता है, वहाँ तक उसकी सप्लाई का उसका भी लाभ आम आदमी को मिलेगा। मैंने उसके लिए भी उनसे आग्रह किया है। जी। और भी मैंने कई जगह, मैंने रेल मिनिस्टर हैं उनसे मैंने रेलवे के लिए, जो हमारा रेलवे नेटवर्क है पूरे हमारा बागपत क्षेत्र से, जो दिल्ली से रेलवे लाइन हमारी बागपत बड़ौत होकर जो शामली और सहारनपुर तक गई है, मैंने उनसे आग्रह किया था कि इस रेलवे लाइन को आप इसका दोहरीकरण करा दें और इस रूट पर हमारे बागपत बड़ौत और कांधला शामली तक एक एक उच्च श्रेणी की, एक उच्च कोटि की एक ट्रेन, जी। आप नई मेट्रो टाइप की नई एक ट्रेन वहां पर चला दें। कुछ ट्रेन जो चल रही हैं उनमें कोच कम है, और जो सुबह और शाम, जो सुबह नौकरी पेशे वाले व्यापारी कारोबारी जो उस ट्रेन से आते हैं, छात्र छात्राएं सब आते हैं पढ़ने, दिल्ली आते हैं, तो उसमें कोच कम होने के कारण लोगों को सफर करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा। वो भूसे की तरह भर जाते हैं उसमें और बड़ी दिक्कत में वो अपना सफर पूरा करते हैं। तो मैंने आदरणीय रेल मंत्री से कल रात मुलाकात की है और मैंने उनसे आग्रह किया कि जो ये ट्रेनें हैं उनमें आप 4-4 अतिरिक्त कोच बढ़ा दें। एक ट्रेन हमारी कासिमपुर खेड़ी बड़ौद से आगे उस रेलवे स्टेशन पर रात को जाकर ठहर जाती है और सुबह फिर वहां से वापस दिल्ली के लिए चलती है। मैंने उनसे ये भी आग्रह किया कि वो दिल्ली से चलने वाली आखिरी ट्रेन है जो हमारे बड़ौद तक जाती है, अगर उसको और कांधला और शामली तक बढ़ा देंगे तो जो आगे तक के जो पैसेंजर हैं, जो रात में यहाँ से वापस जाते हैं, उनको उसका लाभ मिलेगा। आदरणीय रेल मंत्री जी ने मेरे दोनों आग्रह
उन्होंने स्वीकार किए हैं और उन्होंने माना कि हाँ ये चीज जनहित में जरूरी है, और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि ये काम आपके अवश्य होंगे, आप इस बात के लिए अपनी जनता में कह सकते हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ साथ मैंने और कई विषय रखे हैं अपने। जी। मोदीनगर, हमारा मोदीनगर में जो हमारी रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के दूसरी साइड में मोदीनगर की आबादी, आधी आबादी है, और जब वो दूसरी तरफ आती है तो वहाँ फाटक, 3 फाटक हैं। तीनों फाटक वो कभी कभी 1 घंटा, पौन पौन घंटा बंद रहते हैं। जब कंटिन्यूस 3 और 4 ट्रेन गुजरती हैं तो फाटक नहीं खुलता, जाम लगा रहता है। और कुछ लोग फाटक लगे रहने के कारण फाटक के नीचे से वैसे जो निकलने की चेष्टा करते हैं, तो ट्रेन से उनकी दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान भी गई है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि उन पर फुट ओवर ब्रिज और ओवर ब्रिज के निर्माण उस पर अतिशीघ्र कराए जाने चाहिए, वो जनहित में बहुत जरूरी है। मोदीनगर की जनता बहुत सारी परेशानी का सामना कर रही है फुट ओवर ब्रिज और रेलवे ब्रिज ना होने के कारण। तो रेलवे मंत्री ने उसको भी गंभीरता से लिया है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि अतिशीघ्र इसके फुट ओवर ब्रिज और जो रेलवे के ब्रिज है उसका निर्माण हम मोदीनगर में कराएंगे। तो ये ऐसे विषय हैं जो जनहित से जुड़े हैं। आज मैंने आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया से मैंने जी। बात की। आज मैं केंद्रीय मंत्री हैं उनसे आज मैं मिला हूँ, और जो श्रम एवं रोजगार मंत्री भी हैं वो। तो ईएसआई का एक अस्पताल है मोदीनगर में। मोदीनगर हमारा विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण हमारा शहर है, कस्बा है। तो मैंने उनसे ये आग्रह किया कि वहाँ जो ईएसआई का हॉस्पिटल है वो 1967 में बना था, और आज वो बिल्कुल वेंटिलेटर पर है ना। वो बिल्डिंगें टूटना शुरू हो गई हैं, डॉक्टर नहीं है, कोई वहाँ बेड नहीं है, और जो श्रमिक हैं, लेबर हैं, जिसके उद्देश्य से वो बनाया गया था, उनको इलाज के लिए दम तोड़ना पड़ रहा है। उनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है अस्पताल की कि वो अपना इलाज वहाँ, जो गरीब तबके के लोग अपना इलाज वहाँ पर करा लें। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि अभी श्रम मंत्रालय ने आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में, श्रम मंत्रालय अभी 10 मेडिकल कॉलेज बना रहा। ये सरकार का बड़ा अचीवमेंट है, श्रम मंत्रालय का बड़ा अचीवमेंट है और बड़ा काम है कि श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए 10 मेडिकल कॉलेज हमारी केंद्र सरकार अब बनाने जा रही है। उसकी घोषणा हो गई, काम शुरू हो गया। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने अनुरोध किया, उनसे आग्रह किया कि मोदीनगर का जो हमारा जो ईएसआई का जो हमारा अस्पताल है उसको आप उच्चीकृत कराकर ट्रॉमा सेंटर में उसको आप तब्दील करा दें और केंद्र सरकार के अधीन उसको ले लें। इसके अलावा जो ये सड़क विषय मंत्री हैं, ईस्टर्न मैंने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से मैंने संबंधित कुछ मुलाकात की मैंने आपने? मैंने उनसे भी मैंने मुलाकात की है। जी। हमारे हर्ष मल्होत्रा जी जी। है ना, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं। वो तो एक करंट विषय था जी। कि जो हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल पर बड़ा गांव है ना, जहाँ जैन समाज का बहुत बड़ा मंदिर है, हमारे राष्ट्रीय स्तर का मंदिर है, और जैन समाज के लोगों की भावनाएं वहाँ से जुड़ी है। तो वहाँ एक उत्सव, वार्षिक उत्सव होता है। वो अभी वार्षिक उत्सव का 28 तारीख से 2 तारीख तक चलने वाला है। तो उस बड़े गांव के मंदिर के लिए, जैन मंदिर के लिए, ईस्टर्न पेरिफेरल पर एक कट बनाया गया। वहाँ पे टोल लगना विचाराधीन है, उसका काम चल रहा है। तो वहाँ पत्थर लगाकर उस टोल गेट को रोका हुआ है। तो मैंने उनसे आग्रह किया था इसको आप इनके उत्सव से पहले उसको आप चालू करा दें, लेकिन वो टेंडर प्रक्रिया उनकी विचाराधीन थी। वो कहने की ये प्रोसेस है, इसको पूरा करेंगे। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि आप अस्थायी तौर पर इसको तब तक के लिए खुलवा दें जब तक उनका 28 तारीख से और 2 तारीख तक उनका जैन समाज का जैन बड़ा गांव में मंदिर पर उत्सव है। तो उन्होंने भी आग्रह स्वीकार किया और वो कट भी खुलने का काम अस्थायी तौर पर हुआ, और उसका अस्थायी भी समाधान शीघ्र कर दिया जाएगा। तो ये विषय मैंने विषय कई रखे हैं। मैं आदरणीय भगीरथ चौधरी से मिला हूँ जो हमारे कृषि राज्य मंत्री हैं। मैंने उनसे एक आग्रह किया है पशु नस्ल सुधार का एक सेंटर हमारा पुसार में है। आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी जब कृषि मंत्री थे और उन्होंने वो सेंटर वहाँ बनवाया था, लेकिन उसके बाद सेंटर बंद हो गया। तो मैंने कहा कि पुनः उसको चालू कराया जाए। तो उन्होंने एनडीआरए करनाल के डायरेक्टर को निर्देश दिया है कि उस सेंटर के लिए जो भी उसके काम होने हैं, उसकी प्रक्रिया होनी है, आप उसको शीघ्र पूरा करके उसके पुसार के उस सेंटर को दोबारा से उसको चलाएं, ताकि वहाँ पशु नस्ल सुधार का काम होकर अच्छी गायों का अच्छे उसका काम होकर किसानों को दूध के उत्पादन में उसका लाभ मिल सके। ये विषय मैंने बहुत सारे विषय जी। ले रखे हैं जिसमें मेरा मेरा फोकस है, मैं कर रहा हूँ काम। आगे मेरा चला है और अभी और समय है। मैं कुछ विषय और हैं जिन पे मैं अभी, और मुझे जो हमारे सम्मानित जो मंत्रालय है और उनके सम्मानित मंत्रीगण हैं, मैं उनसे समय लेकर अपनी बातों को बागपत क्षेत्र के लिए अगर मुझे एक सुई की आवश्यकता है और केंद्र सरकार से मुझे लेनी है तो मैं कोई संकोच नहीं करता हूँ, कोई परहेज नहीं करता हूँ। मैं आदरणीय जो सम्मानित उन विभागों के मंत्री हैं उनके पास जाता हूँ, आग्रह करता हूँ कि मेरी बागपत लोकसभा जो पिछड़ेपन से जूझ रही है उसको ठीक करने के लिए आप वहाँ पर केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ, पूरा योगदान मेरे यहाँ कराने का की कृपा करें। मैं तो करता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, सारे विषय रखता हूँ।
इसके अलावा सांसद जी, जो संभल की घटना हुई वहां सुप्रीम कोर्ट का अब उसको लेकर के एक आदेश आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जब तक हाई कोर्ट कोई आदेश नहीं जारी करता, निचली कोर्ट उस मामले में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है। क्या आपको लगता है अब क्या कुछ मतलब डिसीजन किस तरीके से होगा, और क्या ये सरकार के लिए एक झटका है जिस तरीके से वहां पर त्वरित कार्रवाई की गई? देखिएगा, ऐसा नहीं है, विषय ये नहीं है। जी। जो भी संभल में हुआ है, जो संभल की घटना, जो संभल का प्रकरण है, ये अपना आप में गंभीर है और ये दुखद भी है, क्योंकि उसमें कई लोगों की जान गई है। जी। और किन लोगों के कारण गई है, जिन्होंने उपद्रव किया है, जिन्होंने वहां के वातावरण खराब करने का काम किया है और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी भी की है, क्यों किए, किस उद्देश्य से किए, उनके उस उद्देश्य के कारण कई लोगों की जान चली गई, सबसे ज्यादा दुखद है। मैं तो उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जो काम नहीं होना चाहिए था, हमारा देश ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है। जी। ये राष्ट्र जो हमारा है, यहाँ पूरे हम प्यार मोहब्बत के साथ यहाँ हमारे देश के तमाम धर्म जाति समाज के लोग रहते हैं। हमारी सरकार भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमारी सरकार आगे काम कर रही है। कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं करते, ना प्रदेश की सरकार करते हैं, ना देश की सरकार कर रही है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है किसी के साथ। लेकिन कुछ राजनीतिक जो दल हैं, जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, राजनीतिक दलों के नेता हैं, अपने निजी स्वार्थों में उन लोगों ने ऐसा वातावरण यहाँ बना रखा है कि असुरक्षा की भावना कुछ लोगों के अंदर जो उन्होंने भरी है, और वे चाहते हैं कि इस तरह की हरकतें होती रहें, इस तरह के उपद्रव होते रहें, जिससे कि उनको राजनीतिक लाभ उसका मिलता रहे। ये दुखद है। राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के काम अच्छे नहीं, जिसमें लोगों की जान जाती हो और जिनको उसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ता हो। प्रशासन है, निष्पक्ष भाव से काम कर रहा है। सरकार है, निष्पक्ष भाव से प्रदेश सरकार निष्पक्ष काम कर रही है और जांच करा रही है कि इसके पीछे साजिश क्या है, साजिश करने वाले लोग कौन है, क्यों ऐसे काम उन्होंने अंजाम दिलाया है। उसमें सब लोग बेनकाब हो जाएंगे, और लोग बेनकाब ना हो, वो सब पर्दा डला रहे। इसलिए विपक्ष इस बात पे भी हंगामा कर रहा है कि उसकी जांच को भी बाधित करना चाहता है। पता है परतें खुलेंगी तो वे बेनकाब होंगे। ये थोड़ी सी चीजें गलत हैं। हमारी सरकार जाति, धर्म, मजहब से अलग हटकर सभी के लिए, सभी समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं हर जाति, धर्म, मजहब के आदमी को बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के मिल रही हैं। कोई वर्ग, कोई जाति, धर्म बचा नहीं जिसके लिए सरकार ने योजनाएं ना चलाई हो और उसका लाभ ना मिल रहा हो। सांसद जी, आपने बात की, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा आपने, सांसद जी ने यहाँ पर कहा कि जिस तरीके से वो अपने बागपत जो लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लगातार उस तरीके से ही काम करते रहेंगे। अब आगे क्या क्या सांसद जी करते हैं अपने क्षेत्र के लिए, उसका करेंगे इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।